हेलो फ्रेंड्स। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है टीडीएस सेटअप कैसे करेंगे, कैलकुलेशन और डिडक्शन कैसे करेंगे। ठीक है। तो अभी यहाँ तक हम लोग ने सीख लिया है टिल टिल टीडीएस ओवरव्यू तक। ठीक है। अच्छा, और एक बात, मेरा आरसीएम का जो वीडियो था ना, आरसीएम का वीडियो, उसमें साउंड का कुछ क्वालिटी का इशू आया है। तो मैं ये टीडीएस का सेक्शन जब खत्म कंप्लीट हो जाएगा तो मैं एक आरसीएम का और एक वीडियो बना दूंगा जिसमें क्वालिटी ठीक रहेगा। ठीक ठीक है, उस वीडियो में मैं क्वालिटी को ठीक रखूंगा, मेंटेन करूंगा। ठीक है। तो अभी देखते हैं हम लोग टीडीएस सेटअप का सेटअप और कैलकुलेशन कैसे होता है। तो लास्ट में मैंने आपको यहाँ पे सिखाया था कि टीडीएस का कैलकुलेशन कैसे होता है क्या? शायद नहीं सिखाया था। ठीक है। जी हाँ, यहाँ पे मैंने सिखाया था टीडीएस कैसे कैलकुलेट होता है। ठीक है। जस्ट ओवरव्यू दिया था कि ऐसे ऐसे टीडीएस टैक्सेबल के बाद जीएसटी, जीएसटी के बाद टोटल वैल्यू होता है, उसके बाद जो भी टैक्सेबल वैल्यू होता है उसके ऊपर टीडीएस कटता है। ठीक है। और टीडीएस उसके बाद जो टीडीएस का अमाउंट है उसको माइनस करके पेमेंट किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक तो मैंने सिखा दिया था आपको। तो आज का जो टॉपिक है वो है टीडीएस सेटअप करना टैली में। तो मैंने वही कंपनी पकड़ा है जो कंपनी को लेके मैं काम करता हूँ। ठीक है। तो चलिए टीडीएस सेटअप करते हैं। तो टीडीएस सेटअप करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा? सबसे पहले F11 दबाना होगा। ठीक है। तो आगे हम लोग सेटिंग्स में, अब यहाँ पे आपको यहाँ दिख रहा होगा, सॉरी ये तो जीएसटी का पार्ट है, ये जो दिख रहा होगा टीडीएस इनेबल टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ठीक है। इसको आपको यस करना है, वाई दबाइए, इंटर मारिए। अब पूछ रहे हैं यहाँ पे कंपनी टीडीएस डिडक्टर डिटेल्स, तो 10 रजिस्ट्रेशन नंबर कुछ नहीं है, 10 डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर ये अपने पास है। कहाँ से हम लोग लिए लेंगे? मैंने एक रैंडम यहाँ पे ले लिया है कंपनी का। तो ये कैसे निकाला है मैंने? सीएएल कंपनी, हमारी कंपनी कहाँ की है? कलकत्ता की, वेस्ट बंगाल की। तो सीएएल उसका कोड हो गया है, एस फॉर कंपनी का फर्स्ट नेम। ठीक है। एस फॉर कंपनी का फर्स्ट नेम आ गया। और नहीं, हम लोग का कंपनी का जो फर्स्ट नेम है वो आर्यन, आर्यन है, तो यहाँ पे ए नहीं होगा, यहाँ पे एस होगा। ठीक है, यहाँ पे एस होगा, सॉरी ए होगा। ठीक है। फिर एक रैंडम नंबर ले लिया है मैंने। अच्छा, कंपनी क्या है? इंडिविजुअल एचयूएफ है या कंपनी है? हमारी कंपनी इंडिविजुअल है, मतलब ठीक है, इंडिविजुअल है, ना एचयूएफ है, ना सॉरी ना एलएलपी है, ना कंपनी है। ठीक है। ये मेरी कंपनी इंडिविजुअल है। ठीक है। एक मिनट रुके मैं, क्योंकि मेरा जो पैन नंबर है ना, मेरा जीएसटी नंबर क्या है मैं देख लेता हूँ एक बार। जस्ट सेकंड, मैं जीएसटी नंबर क्या है मैं देख लेता हूँ एक बार। जीएसटी नंबर हम लोग ने दिया था, हाँ फॉर्म का, सॉरी, हम लोग ने फॉर्म का जीएसटी नंबर दिया था। ठीक है। तो मेरा ये कंपनी में ही जाएगा, कंपनी और फॉर्म एक ही होता है। ठीक है। ठीक है, यहाँ पे जब पकड़ेंगे, ये सारा ले लिया मैंने, यहाँ पे कंपनी पकड़ेंगे। ठीक है। उसके बाद ये डिडक्शन, डिडक्टर ब्रांच और डिवीजन मांग रहा है, तो आप एक काम करिए, आप कोलकाता डाल लीजिए। ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है कि सेट और अल्टर डिटेल्स ऑफ पर्सन रिस्पॉन्सिबल। ये जो टैक्स आप रिटर्न करेंगे, रिटर्न भरेंगे टीडीएस का, तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? तो ज्यादातर केस में कंपनी का डायरेक्टर, और या तो फिर जो ऑथराइज पर्सन है वो, या फिर अगर एलएलपी है, सॉरी अगर एलएलपी और पार्टनरशिप है तो आप, तो उसका पार्टनर रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है। इसको वाई दबाते हैं। ठीक है, चलिए लिखते हैं नाम, उनका नाम क्या होगा? अब लाइक मेरा नाम जैसे है विकास प्रसाद, मैंने लिख दिया। ठीक है, PRASAD। मेरे पापा का नाम होगा, जो मेरे डेजिग्नेशन, लाइक अगर मैं पार्टनर हूँ तो पार्टनर लिख दूंगा। पैन नंबर चाहिए तो कोई भी पैन नंबर डाल देता हूँ, GHC पर्सनल, पी, पता है ना, फोर्थ लेटर पर्सनल, और पी मीन प्रसाद, मेरा टाइटल। अब इसका कोई नंबर एक डाल देता हूँ रैंडम। ठीक है। एड्रेस क्या है? एड्रेस तो मेरा जो एड्रेस होगा वो ऑफिस का एड्रेस नहीं होगा, मेरा जो एड्रेस होगा वो घर का एड्रेस होगा। ठीक है। तो मैंने सेम यही एड्रेस पकड़ लिया है। एरिया लोकेशन डाल दीजिएगा। ठीक है, ये सब डालना पड़ता है। ये छोड़ देंगे अभी के लिए। ये पूछ रहा है इग्नोर आईटी एग्जाम्पशन लिमिट फॉर टीडीएस डिडक्शन, इसको नो रखेंगे। एक्टिव टीडीएस फॉर स्टॉक आइटम्स नो रखेंगे। ठीक है। इंटर मार के कंट्रोल लेकर के सेव कर लेंगे। ठीक है। मैंने टीडीएस सेटअप कर दिया है टैली में। ठीक है। अब अब क्या होता है कि उस कंपनी ने अपना एक प्रोडक्ट है, जैसे हम लोगों ने ये सब प्रोडक्ट खरीदा था ना, इसमें आगे क्लोथिंग शूज। ठीक है। तो उसके लिए कंपनी को, कंपनी ने क्या किया कि एडवर्टीजमेंट करवाया इस कंपनी को बोल के। ठीक है। काइनेटिक
एडवर्टाइजिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, एक फेक नाम ले लिया, उसका जीएसटी नंबर ले लिया मैंने, तो उससे एक एडवर्टीजमेंट कराया अपने प्रोडक्ट का। कराने के लिए उसको एक कॉन्ट्रैक्ट दिया, कॉन्ट्रैक्ट मतलब जस्ट ऐसे ही बोला कि मेरा एक प्रोडक्ट है, उसको एडवर्टीजमेंट के लिए देना है, लाइक कहीं पर भी, यूट्यूब फेसबुक कहीं पर भी उसने डाल दिया, ठीक है। अब उसने एक बिल लिस्ट किया, उसके लिए उसने बिल लिस्ट किया 45,000 का टैक्सेबल वैल्यू, ठीक है, 45,000 का टैक्सेबल वैल्यू लगाया, उसके ऊपर 18% जीएसटी लगाया, और उसका टोटल वैल्यू हो गया 53,100, ठीक है। अब जो पार्टी है वो कोलकाता की है, ठीक है, उसने टैक्स भी लगाया, ठीक है, सीजीएसटी एसजीएसटी, और ये एक बिल बना के मेरे को दे दिया एडवर्टीजमेंट सर्विस का। अब देखिए एडवर्टीजमेंट सर्विस किस में आता है, एडवर्टीजमेंट सर्विस आ रहा है कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। एडवर्टीजमेंट सर्विस किस में आता है, मैं दिखा देता हूँ। एडवर्टीजमेंट सर्विस आता है इस वाले सेक्शन में, 194C, ठीक है, 194C। अब इस केस में देखिए क्या हुआ है कि मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब मेरे पास जो बिल आया वो सिंगल बिल का वैल्यू क्या है, 53,000, ठीक है ना, 53,000। और यहाँ पे क्या बोला है, 30,000, थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, 30,000, बट यहाँ पे क्या है 53, तो इसके सिंगल बिल पे ही टीडीएस कटेगा, ठीक है। सिंगल बिल अगर 30,000 का हो तो टीडीएस कटेगा, मतलब 30,000 से ऊपर हो तो टीडीएस कटेगा, और एग्रीगेट में अगर 1 लाख हो तो टीडीएस कटेगा। इसका दो अलग अलग सिचुएशन है, ठीक है। एग्रीगेट मतलब हुआ कोई अगर 20,000, 15,000, 10,000 ऐसे करके अगर बिल दे रहा है, और पूरे साल में अगर 1 लाख से ऊपर हो गया उसका ट्रांजेक्शन, तो आप टीडीएस काट सकते हैं पूरे के ऊपर। लाइक अगर किसी ने मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ, लाइक किसी ने एक 15,000 का बिल दिया एक पहले मंथ में, अप्रैल में, मैं काम करता हूँ यहाँ लिख देता हूँ अप्रैल 23, ठीक है, उसको ड्रैग कर दिया लाइक 24 तक, ठीक। अप्रैल 23 से ही फाइनेंशियल स्टार्ट होता है, तो किसी ने एक बिल दिया 15,000 का, फिर 5,000 का, फिर 12,000 का, ठीक है, फिर 10,000 का, ठीक है, 8,000 का, 6,000 का, 4,000 का, 5,000, एक रैंडम नंबर ले ले रहा हूँ मैं, कितना हुआ 65, ठीक है। फिर एक बिल दिया 25,000 का, फिर 28,000 का, अभी कितना हुआ, अब देखिए यहाँ पे ही शायद मेरा क्रॉस कर गया, नहीं यहाँ पे मेरा 90,000 हुआ, ठीक है। यहाँ तक भी हम टीडीएस नहीं काट सकते लॉ के हिसाब से, ठीक है। अब जनवरी आता है, जनवरी में उसने क्या किया, एक बिल दिया, सपोज कीजिए 15,000 का ही बिल दिया, ठीक है। अब बताइए टीडीएस किस पे कटेगा, 5,000 पे कटेगा, जो कि यहाँ से यहाँ का टोटल आपको मैं यहाँ पे काउंट कर लेता हूँ, ठीक है, 1,05,000, ठीक है, कॉमा में कर देते, 1,05,000 के ऊपर टीडीएस कटेगा कि सिर्फ 5,000 के ऊपर कटेगा, इस लॉ के हिसाब से। कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। बताइए किसके ऊपर टीडीएस कटना चाहिए, टीडीएस कटना चाहिए 1,05,000 के ऊपर। अब क्या होगा ना, अब ओवरऑल जब ये हमने सब पे टीडीएस काटा, सबका पेमेंट कर दी, सब पे टीडीएस नहीं काटा बट पेमेंट करते जा रहा हूँ मैं 15,000, ठीक है, यहाँ पे सबका पेमेंट यहाँ तक हो गया है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक सबका पेमेंट हो गया, ठीक है। और जब इसका पेमेंट देने का टाइम आया, तो मैंने क्या किया कि भाई 1 लाख, अब तुम्हारा पेमेंट तो 1,05,000 हो गया है, तो इस पे अगर वो इंडिविजुअल है या फिर अगर कंपनी है तो 2% काटते, 21,000 रुपया, 2100 रुपया हो गया इसके ऊपर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ से माइनस 2100 रुपया माइनस करके उसको पेमेंट कर दूंगा, एक बार में उसने उसका मैंने टीडीएस काट लिया। लेकिन जब इस टाइप का बिजनेस होता है ना, और दूसरा सिचुएशन क्या होता है कि जैसे इस टाइप का अगर बिजनेस होता है कि लाइक मेरे को पता है कि उस कंपनी से मेरा बिजनेस कंटिन्यू होता रहेगा, ठीक है, मेरे को पता है कि हाँ इससे ट्रांसपोर्ट का सर्विस ले रहा हूँ, तो इसी से लूंगा अभी लॉन्ग टाइम में। तो आप क्या, अब तो नॉर्मल केस में क्या होता है कि जब ये 15,000 का भी बिल होता है ना, तो हम लोग इसके ऊपर 2% टीडीएस काट लेते हैं, या फिर 1% टीडीएस काट लेते हैं, उसके बाद इसको माइनस करके पेमेंट कर देते हैं, और बोल देते हैं भाई मैंने तुम्हारा टीडीएस काट दिया, जमा कर दिया। अब ये 3 मंथ का मैं काटूंगा, अप्रैल मई जून, ठीक है, अप्रैल मई जून का मैं काटूंगा, काटने के बाद इसका रिटर्न लगाऊंगा और ये पैसा उसको मिल जाएगा, ठीक है। कम टीडीएस में ये पैसा का वो इनपुट ले लेगा अपना, ठीक है, इनकम टैक्स में।
समझ गए? तो यही होता है टीडीएस। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग टीडीएस का कैलकुलेशन में। तो ये मेरे को इनवॉइस दे दिया। अब इस इनवॉइस को मेरे को एंट्री करना होगा अपने बुक्स में, और इसके ऊपर टीडीएस भी काटना होगा, इसका पेमेंट भी करना होगा, गवर्नमेंट को भी पेमेंट करना होगा, इसका चालान भी बनाना होगा। ठीक है, तो सारा चीज इसमें सीखेंगे। कैलकुलेशन तो हो, सेटअप भी कर दिया, कैलकुलेशन भी कर दिया। अब इसका एंट्री कैसे होगा हम लोग देखते हैं। आ गए टैली पे। अच्छा, यहाँ पे एक बार लेजर में जाते हैं, तो यहाँ पे ऐसा कुछ लेजर नहीं है। टीडीएस का देख लिया। चलिए बिल का एंट्री करते हैं, वी पे क्लिक करते हैं। ये एंट्री होगा किसमें, F9 में। ठीक है, परचेज में एंट्री करते हैं इसका। अच्छा, इनवॉइस नंबर क्या है इसका, इनवॉइस नंबर है SJE 001 2324। ठीक, पेस्ट कर दिया। 1 तारीख। नाम क्या है इसका, काइनेटिक एडवर्टाइजिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, चलिए बनाते हैं, कॉपी कर लेते हैं। ठीक है गाइस, मैं कॉपी इसलिए करता हूँ कि टाइम बचे। ठीक है, इंडिकेटर्स। अब देखिए यहाँ पे एक नया ऑप्शन ओपन हुआ है, ये दिख रहा है, इस टीडीएस डिडक्टेबल। इसके ऊपर क्या टीडीएस कटेगा, जी हाँ, यस। ठीक है। अच्छा, अब देखिए नया क्वेश्चन ये पूछ रहा है, डिडक्टिव टाइप क्या है, ये किस टाइप का कंपनी है। एओपी है, ठीक है, आर्टिफिशियल ड्यूरिडिक्शन पर्सन है, बॉडी इंडिविजुअल है, बीओआई है, कंपनी है, फर्म है, क्या है। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा कंपनी है क्या है, प्राइवेट लिमिटेड तो लिखा हुआ है, बट इसके पैन से मेरे को पता चलेगा कि ये कंपनी है ना क्या है। देखिए जीएसटी नंबर, यहाँ से यहाँ तक इसका पैन है। अब पैन का 4th डिजिट क्या है, सी, तो इसका मतलब कंपनी है। ठीक है, समझ गए, पैन का जो 4th लेटर है उसका मतलब कंपनी है। तो एक बार के लिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे को ये लगेगा बाद में। तो मैंने कॉपी कर लिया। अब देखिए मैं इसको यहाँ पे डालना पड़ेगा। अब कंपनी क्या है, नॉन रेसिडेंट है, रेसिडेंट है, कंपनी रेसिडेंट है। ठीक, इंटर दबाया। पूछ रहा है डिडक्टी टीडीएस इन सेम वाउचर। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं परचेज का एंट्री करूंगा ना, तो उसी में मैं टीडीएस डिडक्ट कर लूंगा। तो इस केस में हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग अलग से टीडीएस का एंट्री मारेंगे। ठीक, नो। अब इसका एड्रेस डाल देते हैं, यहाँ से कॉपी, टोल बी, कंपनी वेस्ट बंगाल की है। इसका पिन कोड है 701। अच्छा, पैन नंबर मेरे को चाहिए, पैन नंबर मैं कॉपी किया ऑलरेडी, आ गया। कंपनी रेगुलर है, जीएसटी नंबर भी उसका डाल देता हूँ, हो गया, यस। एक्सेप्ट, ये सब कुछ नहीं डालते अभी के लिए। बिल फ्रॉम कहाँ से हुआ, यहाँ से, और किसको कर रहा है, आर्यन इंटरप्राइज को। ठीक है, अब अब मेरे को एक लेजर बनाना पड़ेगा, एडवर्टीजमेंट सर्विसेज। ठीक है, या कुछ भी बना सकते हैं, एडवर्टीजमेंट फीस, एडवर्टीजमेंट सर्विसेज, सर्विसेज, ऐसा कुछ भी आप लेजर बना सकते हैं। तो मैं रख रहा हूँ एडवर्टीजमेंट सर्विसेज। ठीक है, अब इसका हेड क्या जाएगा, अब ये कंपनी के लिए डायरेक्ट है ना इनडायरेक्ट, तो डिपेंड करता है कंपनी किस किस इसको कहाँ डालना चाहती है। अभी के लिए मैं इनडायरेक्ट डाल देता हूँ, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, जस्ट, ठीक है, इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रखते हैं। उसके बाद हम लोग इसको जीएसटी, अभी यहाँ के लिए जीएसटी नहीं रखेंगे, यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल, यस, अप्लाई करना होगा। स्पेसिफाइड डिटेल्स, यार यहाँ पे डिटेल्स डालना होगा, क्या है हम लोग का सैक कोड क्या है इस बिल में, 995611, 995611। ठीक है, डिस्क्रिप्शन छोड़ देते हैं। अच्छा, जीएसटी क्या है, स्पेसिफाइड डिटेल है, टैक्सेबल 18%। अब पूछ रहा है केबल फॉर रिवर्स चार्ज, नो। इनपुट टैक्स इस पे मिलेगा, हाँ मिलेगा। सर्विस है, सर्विस है। अब पूछ रहा है यहाँ पे सेट और अल्टर अदर स्टेटरी डिटेल, इसका मतलब क्या हुआ कि टीडीएस के बारे में पूछ रहा है, इसके यस करना होगा। तो जैसे यस करेंगे, ये टीडीएस का पॉपअप खुला, यहाँ लिखा हो टीडीएस, इस टीडीएस एप्लीकेबल, इस एडवर्टीजमेंट सर्विस के ऊपर टीडीएस का एप्लीकेबल है, हाँ है, इसको एप्लीकेबल करेंगे। ठीक है, अब पूछ रहा है नेचर ऑफ पेमेंट क्या है। ठीक है, तो नेचर ऑफ पेमेंट क्या होता है, नेचर ऑफ पेमेंट यह होता है कि आप किस नेचर में आप काट रहे हैं टैक्स। तो हम लोग का क्या नेचर है, कॉन्ट्रैक्ट, ये है ना कॉन्ट्रैक्ट, आ गया ये रहा। पेमेंट मेड टू सब कॉन्ट्रैक्टर और सब कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं पेमेंट मेड टू कॉन्ट्रैक्टर और सब कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर कॉन्ट्रैक्टर और सब कॉन्ट्रैक्टर भी लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक, जो भी आपको लगे। अच्छा, सेक्शन क्या है, 194C। ठीक है, सेक्शन क्या है, 194C। अच्छा, पेमेंट मोड सेक्शन क्या है, 94C, और रिमिटेंस मोड 94C डाल दिए। ठीक है,
अच्छा, यहाँ पूछ रहे रेट ऑफ इंडिविजुअल और एचयूएफ, रेट ऑफ विथ पेन, जिसके पास पेन है और इंडिविजुअल एचयूएफ है, क्या रेट है देख लीजिए, मैं दिखा देता हूँ। ये इंडिविजुअल एचयूएफ का रेट कितना है इसका, 1% है ना, 1%, 1%, ठीक है, तो 1% डाल देंगे। कुछ है रेट एंड अदर डिडक्टिव, अब 1% जब है तो बाकी सब में कितना होगा, 2%, तो 2% यहाँ डाल देते हैं। थ्रेशोल्ड लिमिट कुछ डाल के नहीं रखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये डे टू बिजनेस पे क्या होता है ना, डे बाई डे चेंज होता रहता है। अभी उसने एक इनवॉइस दिया लाइक 10,000 का या 25,000 का, नेक्स्ट टाइम उसने इनवॉइस दे दिया अगर 75,000 का, तो वो फिर वो थ्रेशोल्ड लिमिट उस हिसाब से कॉस्ट चेक नहीं कर पाएगा, तो इसको हटा के रखेंगे अभी के लिए, ठीक है, को नहीं डालते। हो गया, यहाँ तक लेजर मेरा बन गया। अच्छा, अब लेजर जो है ना वो ऑलवेज आपको अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, इसका क्या वैल्यू है वो देख लेते हैं, क्या वैल्यू था, 45,000, तो 45,000, सॉरी 45,000 यहाँ डाल दिए। अभी अब देखिए नेचर ऑफ पेमेंट यहाँ पे आ गया, ठीक है, पेमेंट मेड टू कॉन्ट्रैक्टर और सब कॉन्ट्रैक्टर 194 आ गया। अब जिसके ऊपर जीएसटी मेरे को चार्ज करना होगा, जीएसटी मेरे को डालना होगा, जीएसटी मेरा बना हुआ है, इनपुट सीजीएसटी 9% बना है क्या, नहीं बना है यार, बनाना पड़ेगा, ये बनाते हैं, इनपुट सीजीएसटी एट द रेट 9%, ड्यूटी एंड टैक्सेस जीएसटी सीजीएसटी 9%। अच्छा, इस टीडीएस एप्लीकेबल नहीं, और आइडेंटिफाई होगा, आ गया। नेक्स्ट वन आते हैं, इनपुट एसजीएसटी एट द रेट 9%, टैक्सेस जीएसटी एसजीएसटी 9% हो गया, ये भी आ गया, ठीक है। टोटल वैल्यू मैच करके 53,100, इसका रेफरेंस नंबर डाल देते हैं 4, क्या क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, 4 नहीं, इसका रेफरेंस नंबर डाल देते हैं SGE/001/23, बिल नंबर ही डाल देते हैं रेफरेंस में। हो गया, बिल का एंट्री हो गया। अब क्या करना होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप ये है कि इसके ऊपर जो टीडीएस का अमाउंट है ना, मतलब ये जो 45,000 आया, तो 45,000 के ऊपर 2% टीडीएस काटना होगा, क्योंकि ये कंपनी है, ठीक है, इसके लिए 2% टीडीएस काटते हैं। तो टीडीएस कहाँ कटेगा, जनरल वाउचर में, ठीक है, ठीक है। जनरल किस, कब टीडीएस कटेगा, जब भी आप पेमेंट कर रहे हैं तब, या फिर जब आपका इनवॉइस डेट, जब आप जो आपका इनवॉइस डेट है तब, मतलब विच एवर इज अर्लियर। अगर इनवॉइस डेट अगर लाइक सपोज कीजिए कि अप्रैल में है और पेमेंट मई में कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको अप्रैल मंथ में ही टीडीएस का एंट्री करना होगा। और अगर आप मई मंथ में पेमेंट कर रहे हैं और इनवॉइस अप्रैल मंथ में आ रहा है, तो आपको मई मंथ में, सॉरी अप्रैल मंथ में पेमेंट कर रहे हैं एडवांस, और मई मंथ में आप बिल आ रहा है, तो आपको अप्रैल मंथ में पेमेंट ये टीडीएस काटना होगा, ठीक है। इसका लॉजिक ये है कि पेमेंट और इनवॉइस बीच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले है उसके ऊपर टीडीएस काटना है, ठीक है। चलिए इसके ऊपर देखते हैं क्या है, हाँ टीडी, अब यहाँ पे मेरे को टीडीएस काटना होगा। तो ये मेरा काइनेटिक एडवर्टाइजिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड क्या था मेरे लिए, सिंडिकेटर्स, तो सिंडिकेटर्स को जब ऊपर डालेंगे तो ये सिंडिकेटर्स, सिंडिकेटर्स को डेबिट में डाल देते हैं। इसको डिक्रीज करना है, तो डिक्रीज करने के लिए मतलब इसका वैल्यू को डिक्रीज करने के लिए इसको डेबिट में डाल दिए, ठीक है। अब डालने के बाद क्या अमाउंट करना है, 900 मैं यहाँ से काट लूंगा, ठीक है। अगेंस्ट इनवॉइस नंबर पूछा है तो दे दीजिए, मेरा इनवॉइस नंबर देखिए यहाँ पे, इस इनवॉइस के अगेंस्ट में मैं काट लिया, तो यहाँ पे कितना था अभी 53,100, 900 मैंने यहाँ पे डेबिट में डाल दिया, तो इसका बैलेंस कितना बचा, 52,200, देखिए मैं दिखा देता हूँ, -900, 52,200 दिख रहा है ना यहाँ पे बैलेंस, उसका करेंट बैलेंस, ठीक है। अब टीडीएस लाइबिलिटी मेरा क्रिएट करना पड़ेगा, जो मैं गवर्नमेंट को पेमेंट करूंगा उसके बिहाफ में, उसका पैसा काट के मैं अपने पास रख लिया, फिर नेक्स्ट मंथ क्या होगा, जब टीडीएस का पेमेंट करूंगा तो उस मंथ में मैं इसका पेमेंट कर दूंगा, ठीक है। और क्वार्टरली रिटर्न में इसका डिटेल्स डाल के दिखा दूंगा कि क्वार्टर इसका जो भी मैंने पेमेंट किया था, जो भी मैंने काटा था टीडीएस वो मैं पेमेंट कर चुका हूँ, ठीक है। तो टीडीएस का एक लेजर बनाना पड़ेगा, लिखेंगे टीडीएस, सॉरी टीडीएस एट द रेट, ऐसे नहीं करते हैं, ऐसे बनाते हैं 194C, 194C ऐसे लिखते हैं, TDS 194C,
ठीक है। फाइनेंशियल ब्रैकेट में डाल देते हैं F.Y. 2023-24, ठीक है, हो गया। ये कहा जाएगा ड्यूटी एंड टैक्सेस, टीडीएस। टीडीएस आप पूछ रहे हैं किसका टीडीएस है, देखिए मैंने बनाया ना, पेमेंट मेड टू कॉन्ट्रैक्टर और सब कॉन्ट्रैक्टर, अब इसी में इसको डाल दीजिए, ठीक है, एनी मत करके रखिए, इसमें इसी में डाल दीजिए, ठीक है, डाल दिए। अब अगेंस्ट पूछा है, मेरा एक बिल एंट्री किया था मैंने 45,000 का परचेस का, उसके अगेंस्ट में काट रहा है, इंटर काट दिया, एग्जिट हो गया। अब यहाँ नरेशन आप दे सकते हैं अपने हिसाब से, टीडीएस डिडक्टेड फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, ठीक, इंटर होगा। अब इसका लेजर देखते हैं क्या है, डिस्प्ले अकाउंट लेजर, काइनेटिक का लेजर देखते हैं। देखिए 53,100 का बिल था, 900 रुपये कट गया, उसको पेमेंट कितना देना है, 52,200, ठीक। चलिए इसको मैं पेमेंट दे देता हूँ, वाउचर F5, F5 पे मैं सिलेक्ट करता हूँ HDFC बैंक, ठीक है, HDFC बैंक से किसको पेमेंट करना है मेरे को, काइनेटिक को, काइनेटिक को 52,200, देखिए यहाँ पे दिख रहा है 52,200 दिख रहा है ना, ये करेंट बैलेंस है, 52,200 का मैंने पेमेंट कर दिया, अगेंस्ट इनवॉइस नंबर ये हो गया। जो भी डिटेल डालना है डाल दीजिए। अब क्या हुआ इसका लेजर में इम्पैक्ट, काइनेटिक के लेजर में देखिए नील, कुछ भी पेमेंट नहीं बचा है, सारा पेमेंट मैंने दे दिया, ठीक है। अच्छा अब एक और लेजर मैंने खोला था टीडीएस का, टीडीएस का, अब इस केस में मेरे पास लाइबिलिटी बचा हुआ है, क्रेडिट में है, ठीक है, क्रेडिटर्स क्रेडिट में मतलब लाइबिलिटी है, बैलेंस शीट में भी दिखा देता हूँ, देखिए बैलेंस शीट में ये मेरा टीडीएस का जो लेजर देखिए यहाँ पे लाइबिलिटी है ना। अब इसको मेरे को गवर्नमेंट को पेमेंट करना है, कैसे करेंगे, चलो यहाँ पे F5 दबाएंगे, F5 दबाने के बाद किससे पेमेंट कर रहे हैं, HDFC सपोज बैंक से पेमेंट कर रहे हैं टीडीएस का, ठीक है, F5 दबाएं। अब जाते हैं टीडीएस के लेजर में, 94C आ गया। अब पूछ रहा है किससे, अगेंस्ट काइनेटिक का है, 900 रुपया कर दिए, प्ले प्ले इंटर 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 इंटर, ठीक है, हो गया। अब जाते हैं लेजर में, अब देखिए बैलेंस शीट में देखिए मेरे पास वो पैसा नहीं दिखेगा यहाँ पे, ठीक है, नहीं दिख रहा है ना, क्योंकि मैंने पेमेंट कर दिया। यहाँ पे मैं कॉन्फ़िगर में जाके दिखा सकता हूँ आपको, 900 रुपीज का ये रहा, 900 डेबिट हुआ, 900 क्रेडिट हुआ, बराबर हो गया हिसाब, ठीक है, मैंने उससे पैसा भी काट दिया, गवर्नमेंट को भी पेमेंट कर दिया, ठीक है। अब मैं एक चीज और दिखाना चाहता हूँ, देखिए यहाँ पे इस लेजर में जब पेमेंट कीजिएगा ना, तो ये अगेंस्ट जरूर कीजिएगा, अगेंस्ट करने से क्या होगा मैं बता रहा हूँ क्या होगा। कंट्रोल P दबाते हैं, प्रीव्यू देखते हैं, देखिए एक चालान क्रिएट हो गया ऑटो, मैंने कुछ नहीं किया, बस मैंने एंट्री किया, बस सिस्टम ने क्या किया, टैली ने एक चालान क्रिएट कर दिया, चालान किसके भी यहाँ पे, कंपनी डिडक्ट, जिसका आप काट रहे हैं वो, जिसका जैसे यहाँ पे काइनेटिक का मैं काट रहा हूँ, तो काइनेटिक क्या है, कंपनी, इसीलिए यहाँ पे देखिए कंपनी डिडक्टिव सिलेक्ट हुआ है। अगर ये अगर ये नॉर्मल होता है, कंपनी ना होता, एक इंडिविजुअल होता है, तो इंडिविजुअल में नॉन कंपनी डिडक्टिव होता है, ठीक है, यहाँ सिलेक्ट हो जाता है नॉन कंपनी डिडक्टिव, ठीक है, हो गया, समझ गया। इसका मेरा नंबर है, मेरा कंपनी का नाम, मेरा टैन नंबर सब आ गया यहाँ पे। इस सेक्शन में काटा है मैंने 94C सेक्शन में काटा था मैंने, एक जो सेक्शन था 94C है, 94C सिलेक्ट हो गया ऑटो। अच्छा टैक्स पेएबल बाय टैक्स पेयर 200 के सेक्शन में जाता है ये, ठीक है, कितना रुपया है, 900 है, 900 चला गया, इनकम टैक्स 900, ये सब कुछ नहीं रहेगा, पेनल्टी 900 0000900, ठीक है, मतलब 000 900 में 9 है और 10 में 00 है, मतलब 900, ठीक है, इतने तारीख को जा रहा है, ठीक है, ये सब सारा चीज हो गया, डेट उठ आ गया। इसको ये पुराने वाले हिसाब से, मतलब जब टीडीएस ऑनलाइन पेमेंट नहीं होता था, तो इसको हम लोग ऑफलाइन जनरेट करके प्रिंट आउट निकाल के इसको जमा कर देते हैं चेक के थ्रू बैंक में, बट ये प्रोसेस अभी नहीं होता है, ठीक है। आप एंट्री मार दीजिएगा सबका। आपको क्या करना होगा, जब भी ऐसा केस हो ना, तो मैं एक और एंट्री उसको करके मैं बता रहा हूँ कि क्या करना होता है एक्चुअली, कैसे जमा होता है टीडीएस का पेमेंट, ठीक है। अ, एक और एंट्री है रेंट का, ठीक है, रेंट वाला देख लेते हैं हम लोग, रेंट का एंट्री करते हैं, वाउचर में है F9, इसका रेंट का एक एंट्री कर लेते हैं आगे, कंट्रोल C कंट्रोल B,
तो इसका क्रिएट करना पड़ेगा। प्रताप कुंडू के बिल्डिंग में मैं रहता हूँ, उसको रेंट देता हूँ, ऑफिस का रेंट उससे ज्यादा है, ठीक है। इंडिकेटर्स प्लस यस। अब इसका सिलेक्ट करना पड़ेगा टीडीएस में क्या है, तो ये इंडिविजुअल और एचयूएफ रेसिडेंस, ठीक है, यहाँ पे जाएगा। नो, इसको नो रखते हैं। एड्रेस डाल देते हैं, मेरा ऑफिस का एड्रेस हो गया, ये सेम ही होगा, सेम बिल्डिंग है, वेस्ट बंगाल 700075। अच्छा, इसका पैन नंबर चाहिए मेरे को। यहाँ पे जीएसटी होगा नहीं, क्योंकि कंपनी तो इंडिविजुअल है, तो जीएसटी होगा नहीं। इसको कंज्यूमर और अनरजिस्टर्ड में डाल देंगे, ठीक है। पैन नंबर डालना जरूरी है, नहीं तो 20% टीडीएस कट जाएगा, ये ध्यान रहे, ठीक है। चलिए इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, मेरे को एक लेजर बनाना पड़ेगा, ऑफिस रेंट बोल के, ठीक है। इसको डाल देते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, जीएसटी भी नॉट एप्लीकेबल। अच्छा, यहाँ पे एप्लीकेबल होगा, ठीक है, टीडीएस एप्लीकेबल। यहाँ पे मेरे को क्रिएट करना पड़ेगा, क्या क्रिएट होगा मैं बता देता हूँ। यहाँ पे क्रिएट होगा 194I, रेंट पेड टू लैंड और बिल्डिंग और फर्नीचर, ठीक है। इसी को कॉपी करके आप डाल सकते हैं, चाहे तो शॉर्ट में लिखा हुआ है तो आप डाल सकते हैं, एक ही बात है। अच्छा, इसका सेक्शन क्या है, 194I, 94I, ठीक है, 94I। तो इसमें कितना परसेंट टीडीएस करता है, इंडिविजुअल और नॉर्मल केस में सभी का 10% है, देखिए, है ना, 10%, 10%। इसका थ्रेशोल्ड लिमिट कितना है, 30,000, सॉरी, इसका थ्रेशोल्ड लिमिट है 2,40,000 और 10%, 10%, ठीक है। मैं भी सोचा 30,000 कहाँ से हो गया यार, इसका भी तो कम नहीं था, 2,40,000, ठीक है, 194I। तो यहाँ पे डाल देते हैं 10%, ये भी 10% ले लिया, ठीक है, थ्रेशोल्ड लिमिट छोड़ दिए, सेव कर लिया। अब आते हैं अपने बिल में, बिल का क्या है वैल्यू, 40,000। देखिए 40,000 पूरा डाल दिया उसने, डाल दिया ना, कोई जीएसटी फेस्टी कुछ नहीं दिया, 40,000 का बिल दे दिया, उसको पेमेंट करना है मेरे को, ठीक है। चलिए इसका एंट्री हो गया, EK001 हो गया। अब इसका ले जाते हैं, प्रताप कुंडू, कोई ले नहीं, इसके ऊपर टीडीएस काटना होगा, फिर सिंगल बिल है और मेरा थ्रेशोल्ड लिमिट कितना है, 30,000, थ्रेशोल्ड लिमिट कितना था, 30,000, और मेरा सिंगल बिल है तो इसके ऊपर टीडीएस कटेगा, तो मैं इसको 4,000 रुपये टीडीएस काट के दूंगा, मैं 36,000 को पेमेंट करना है, ठीक है। तो पहले टीडीएस काटते हैं। अब यहाँ से आपको जर्नल एंट्री मारना है, तो क्या कीजिएगा, यहाँ देखिए लिखा हुआ है ऐड वाउचर, अल्ट अल्ट ए, तो अल्ट ए दबाएंगे तो ये परचेस में ही खुलेगा, क्योंकि ये परचेस में है तो ये परचेस में ही खुलेगा, अल्ट ए। अब यहाँ से F7 दबाना है, बस सिंपल, ठीक है। क्या नाम था, प्रताप कुंडू, को डेबिट करेंगे, 40,000 था, वहां से 10% टीडीएस काट लिए, 4,000 रुपया, अगेंस्ट इनवॉइस नंबर PK01। अच्छा, टीडीएस से जाएगा 194C में तो जाएगा नहीं, अब इसके लिए मेरे को नया ये बनाना पड़ेगा लेजर, ठीक है। तो क्या लेजर बनेगा, यहाँ पे 194I, ठीक है, 194I ड्यूटी एंड टैक्सेस, टीडीएस, रेंट पेड और लैंड बिलिंग, ठीक है। हो गया, अगेंस्ट, इसके अगेंस्ट में काटता हूँ, एंड हो गया, इसका लेजर में काट दिया, जिसको पेमेंट करते हैं, फिर यहीं से पेमेंट कर देंगे। अल्ट ए, जनरल में गया क्योंकि जनरल का वाउचर सिलेक्ट था, F5 दबाएंगे, HDFC सिलेक्ट करेंगे, प्रताप कुंडू को सिलेक्ट करेंगे, 36,000 दिख रहा है यहाँ पे, 36,000 पेमेंट कर दिया, अगेंस्ट इनवॉइस नंबर ले लिया, वो हो गया, पेमेंट भी हो गया, नील हो गया। टीडीएस पे जाते हैं, 194I, 4,000 लाइबिलिटी बचा हुआ है, पेमेंट करना गवर्नमेंट को, अल्ट ए, F5, HDFC बैंक, 194I, अगेंस्ट इस इनवॉइस का अगेंस्ट है, इंटर 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 हो गया, पेमेंट भी हो गया गवर्नमेंट को। चालान देखना है आपको, कंट्रोल P, रिव्यू, चालान भी आ गया। अब देखिए कंपनी है नहीं, नॉन कंपनी डिडक्टिव में सिलेक्ट हो गया और ऐसे करके आपका इश्यू हो गया, ठीक है। अब देखिए एक जेन्युइन सिचुएशन बताता हूँ जो बिजनेस में होता है, आपको अलग अलग टैक्स नहीं जमा करना है। क्या होता है कि हम लोग कंपनी में क्या करते हैं कि अलग अलग टैक्स जमा नहीं करते, 94C का अलग, 94I का अलग, 94 किसी और सेक्शन का अलग, ठीक है, जे का अलग, ऐसे नहीं करता। हम लोग एक ही बार एक सिंगल टैक्स जमा करते हैं 94C में, जितना भी टैक्स बनता है ना, 94I, जे,
194 सी का, या 194 सी का, या फिर 194 एच का, या 194 आई का, 194 जे का। ठीक है, जितना भी है, लाइक इसमें अगर मेरा 50,000 बना, ठीक है, इसमें 25,000 बना, 25,000 बना, ठीक है, इसमें सपोज कीजिए 15,000 बना, इसमें 10,000 बना, ठीक है। तो अलग अलग सेक्शन में जमा नहीं करना है, या अलग अलग किसी कंपनी, नॉन कंपनी डिडक्टिव में नहीं जमा करना है। एक बार में इसको, एक बार में जो भी अमाउंट आता है यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का कितना हुआ, 1 लाख रुपया। तो 1 लाख रुपया आप 94C में कंपनी डिडक्टिव में जमा कर दीजिए, ठीक है। और जब रिटर्न लगता है ना, तो उस समय हम लोग इसको बाइफरकेट कर देते हैं अलग अलग सेक्शन में। 94C का है जमा, लेकिन हम लोग अलग अलग इसको कर देते हैं। वो जब रिटर्न वाला सेक्शन आएगा, तो रिटर्न वाले सेक्शन में बता दूंगा कैसे इसको अलग अलग किया जाता है, कैसे इसको 94C से उठाकर दूसरे दूसरे सेक्शन में डाला जाता है, ठीक है। वो मेरा नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं सिखा दूंगा कैसे होगा, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप समझ गया होंगे कि जीएसटी का एंट्री कैसे, टीडीएस का एंट्री कैसे होता है। वह रिपोर्ट देख लेते हैं, डिस्प्ले स्टेटरी रिपोर्ट, ठीक है, टीडीएस, ठीक है, चालान। अच्छा, एक और चीज, जब आपने सपोज जमा कर दिया चालान, बैंक में से चालान आ गया, तो चालान आने के बाद आपको रिकॉन्साइल करना पड़ेगा इस टैली में, ठीक है। यहाँ पे अल्ट आर दबाइएगा, तो ये पूछेगा कब, टीडीएस क्वार्टर पीरियड फ्रॉम से टू, मतलब ये कौन से पीरियड का है। अप्रैल है, इसका मतलब 1/4/23 से 30/6/2023 तक का पीरियड होगा, मतलब ये क्वार्टर का पीरियड हो। ये क्वार्टर डालना पड़ेगा आपको, ठीक है। अभी यहाँ तो डलेगा नहीं क्योंकि ये एडुकेशन बुक है, तो 1/5/23 में डाल देता हूँ, ठीक है। अच्छा, 94C सेक्शन में करना है, कंपनी है। चेक नंबर क्या था, तो चेक नंबर नहीं होता अभी के दिन में, ये सब ऑनलाइन पेमेंट होता है। बीएसआर कोड, एक जब आपको एक चालान डाउनलोड कीजिएगा, जब इसका पेमेंट कर दीजिएगा तो चालान आएगा, ठीक है। पेमेंट पेमेंट चालान आएगा, तो उस चालान में लिखा रहेगा बीएसआर कोड, तो बीएसआर कोड वहाँ डाल दीजिएगा। फिर उसमें चालान नंबर लिखा रहता है, ठीक है, वो डाल दीजिएगा। चालान का डेट डाल दीजिएगा, लाइक नेक्स्ट मंथ का पेमेंट कब भी होता है, नेक्स्ट मंथ के जैसे अप्रैल मंथ का पेमेंट नेक्स्ट मंथ के 7 तारीख के भीतर पेमेंट करना पड़ेगा। 7/5/23 इसके भीतर आपको पेमेंट करना पड़ेगा। मेरा 1/5/23 को ही मैंने पेमेंट कर दिया था, ठीक है। कौन से बैंक से किया था, एचडीएफसी ब्रांच किया था, सपोज मैं कोई ब्रांच डाल देता हूँ, कैन स्टेट, ठीक है। ऐसे सिमिलर इसको भी करना होगा, 4/23, 1/5/23 में डाल दिया, ठीक है। इसका भी सपोज सेम ही कर देता हूँ, 1/5/23 एचडीएफसी कैन स्टेट, ओके। अब देखिए ये रिकॉन्साइल में नहीं दिखेगा, खुलिएगा ना तो रिकॉन्साइल में नहीं दिखेगा, क्योंकि रिकॉन्साइल हो चुका है, ठीक है। तो और करने पे दिखेगा, शो पेंडिंग करने पे नहीं दिखेगा, ठीक है। अब आते हैं रिटर्न आउटस्टैंडिंग, कुछ नहीं है। लेजर विथ पेन, कुछ नहीं है। रिटर्न का ट्रांजेक्शन, कुछ नहीं है। 26 की ये क्या है, मैं आगे बताऊंगा। 26 की क्यू क्या होता है, अलग अलग सेक्शन में दोनों में आ गया मेरा, ठीक है। यहाँ तक आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग देखेंगे कि अ, ये वाला सेक्शन हो गया, कैलकुलेशन डिडक्शन हम लोग करा लिया। नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे चालान कैसे भरते हैं और पेमेंट कैसे करते हैं, ठीक है। पेमेंट कैसे करते हैं, चालान कैसे भरते हैं, ये वाला सेक्शन में देख लेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि उसी सेक्शन में क्वार्टरली रिटर्न का भी मैं समझा दूं, कैसे रिटर्न भरा जाता है, क्वार्टरली रिटर्न, ठीक है। आई होप यहाँ तक के लिए वीडियो अच्छा लगा हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय।